स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंतास आरजे पंकज, और आज मेरे स्टूडियो में मेरी खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हैं डॉक्टर नम्रता देव। मैम, आप हैं जगत तारण डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि इलाहाबाद में है। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आज आप आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर बातें करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके अभी शुरुआती सफ़र के बारे में सबसे पहले हम बातें करना चाहेंगे। आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कैसे शुरुआत हुई, कैसे सब कुछ हुआ, हमारे साथ साझा करें। शुरुआत अगर मैं कहूँ कि मुझे संगीत बहुत पसंद था, बहुत प्रिय था, वो झूठ होगा क्योंकि संगीत हम मेरे परिवार में नहीं था। और हाँ, रेडियो सुनते थे तो रेडियो से मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो मेरी माँ जो है श्रीमती नीलिमा देव, उनको एक्चुअल में उनको लगाव था और उन्हें अपने परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे अंदर टैलेंट है संगीत का, तो उनको लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये नहीं थी कि मुझे गुरु नहीं मिले या कुछ, मुझे सब मिला। मेरी मतलब किस्मत अच्छी थी कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले हमेशा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पसंद नहीं था। शुरुआत में मुझे ड्राइंग पसंद था और मैं ड्राइंग में जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम बनारस में पैदा हुई हो जो कि संगीत का गढ़ है और तुम्हारे अंदर प्रतिभा भी है, इसके बावजूद तुम अगर नहीं कर पाओगी तो तुमसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे करना है। ओके। तो याद है आपको कब वो साल था, क्या वो दिन था, ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल याद है मुझे मैं बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैं इंटरमीडिएट तक मैंने साइंस से पढ़ाई की, साइंस लेकर पढ़ा और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर आप पर पीसी भी रहा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ओके। लेकिन मार्क्स बहुत ख़राब आए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरा साइड में म्यूज़िक चलता रहा। स्कूल में म्यूज़िक नहीं था, जैसा कि गुरुजी ने भी बताया था कि स्कूल में म्यूज़िक नहीं था हमारे। तो मुझे मजबूरन भी आर्ट सब्जेक्ट नहीं लेना था, तो साइंस मैंने लिया था। तो जब साइंस से देखा कि मैं इसमें मेरी कोई प्रतिभा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, और मुझे उस समय लगा कि मैं बेमन से ही सही गा रही थी, सीख रही थी और प्रतिभा थी, इसलिए मैं जल्दी कैच कर लेती थी सब कुछ। तो अच्छा ही कर रही थी संगीत में, बेमन से जब कर रही थी तब। तो इंटरमीडिएट के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे इसमें पूरी तरह से आ जाना चाहिए इस क्षेत्र में। तो उसके बाद मैंने इसको पूरे मन से सीखना शुरू किया और अच्छा पहले भी लगने लगा था शुरू से ही, लेकिन अब मुझे सच में इससे प्रेम हो गया, इस क्षेत्र से, अब सही मायनों में। बिल्कुल, आपको मन था या नहीं था, लेकिन अभी तो है और अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं और आज आप अच्छे से कर रहे हैं और बहुत आगे भी जा रहे हैं। मैम, सबसे पहले अभी हम एक सवाल मैं ये भी आपसे अभी करना चाहूँगा। आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कब ये पदभार आपने संभाला? असिस्टेंट प्रोफेसर मैं असल में सन 2005 में बनस्थली में मैं पहली बार मैंने जॉब शुरू किया था। ओके। एज अ रिसर्च एसोसिएट। फिर वहाँ मेरा प्रमोशन हुआ था। उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं था नाम, उस समय लेक्चरर कहते थे। तो मैं लेक्चरर बनी, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ। लेकिन जैसा कि होता है गर्ल्स के साथ कि शादी होती है और फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो मैंने फिर वहाँ मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो राजस्थान और यूपी में बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे अपने परिवार के साथ उनको संभालना तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और 8 साल का गैप रहा। इसी बीच मेरी बेटी भी हुई, तो ऐसे ही कहीं मौका मिलता था तो गाती थी, नहीं मिलता था तो कोई बात नहीं, और बच्चे को भी संभालना था तो बहुत मौके छोड़ भी दिए मैंने। तो इसके बाद कुछ समस्याएं आई जीवन में, आर्थिक परेशानियां आई, तो मुझे अब संगीत के अलावा कुछ नहीं आता था। तो मैंने फिर से अपनी जर्नी शुरू की। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी बहुत ट्रांसफरेबल जॉब है, वो ट्रांसफरेबल भी है और उनका मतलब टूरिंग जॉब रहता है। तो हम ट्रांसफ़र होके इलाहाबाद आए। तो यहाँ से फिर मैंने, जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने सोचा कि थोड़ा क्योंकि आज के महंगाई के ज़माने में एक से तो काम चलता नहीं। बिल्कुल। तो मुझे इसलिए लगा कि मुझे सिर्फ संगीत आता है, तो इससे के ज़रिए मैं कुछ देखूं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत तरह से ट्राई किया स्कूल में, कॉलेजेस में। तो जगत तारण डिग्री कॉलेज में
आखिरकार मेरी जॉब पहले गेस्ट फैकल्टी के रूप में हुई, गेस्ट लेक्चरर के रूप में। तो आज आप वहाँ पर संगीत ही सिखाते हैं बच्चों को? जी जी, संगीत हमेशा, म्यूजिक वोकल। ठीक है, आज आप संगीत तो वहाँ पर सिखा रहे हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर, और पहले लेक्चर बनकर अभी आपने ये किया है, बट आपने कहाँ से सीखा है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने ये तो बिल्कुल जड़ है मेरी। मैंने जैसे बताया कि मेरी मम्मी ने फिर सोचना शुरू किया, क्योंकि घर में तो संगीत था नहीं, घर में कोई सिखा नहीं सकता था। हाँ, मम्मी जैसे रविंद्र संगीत वगैरह मेरी माँ सिखाती थी, थोड़े कुछ गीत, कुछ देशभक्ति गीत वगैरह सिखा सकती थी, लेकिन वो प्रॉपरली मुझे नहीं गाइड कर सकती थी, प्रॉपरली वो मुझे नहीं सिखा सकती थी, क्योंकि वो खुद गायिका तो थी नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे एक संगीत संस्थान में उन्होंने मेरा दाखिला कराया। तो संगीत संस्थानों का जैसे होता है, बहुत अच्छे से टाइम नहीं मिलता, वो सिखा नहीं पाते वहाँ पे, टीचर्स चाहें भी तो, और बहुत अच्छे टाइम नहीं मिलता, उतना समय नहीं देते। तो वहाँ जो मेरे टीचर थे श्री आनंद घन जलोटा जी, वो बहुत अच्छा सिखाते थे, अगर पर्सनली आप सीखो तो उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। वो एक्चुअल में ज्योग्राफी के टीचर रहे हैं, तो अब वो रिटायर हो चुके हैं, अस्वस्थ हैं आजकल। तो उनसे कहा उनको मम्मी ने, तो पहले थोड़ी आनाकानी की, उसके बाद सिखाना शुरू किया। फिर और भी कुछ समस्या आई तो फिर घर में आके सिखाना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे करके काफ़ी सालों तक, लगभग 12 साल तक मैं उनसे ही सीखी। उसके बाद मैं BHU गई, वहाँ BHU में प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी, अर्चना दीक्षित मैम, उनसे सीखा। वहाँ MUs में एडमिशन लिया और पर्सनली उन दोनों से सीखती थी। फिर MPhil DO से किया, वहाँ प्रोफेसर विदुषी उमा गर्ग जी से सीखना, थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया। गाइड भी वही थी मेरी, तो MPhil PhD वहाँ से किया। ओके, ढेर सारी बातें मैम हम आपसे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी परफॉर्मेंसेस के बारे में, आपके शोज़ के बारे में। कहाँ कहाँ सिटी में आप शो करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है सभी का, थोड़ा हमारे साथ आप साझा करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ शास्त्रीय नहीं गाती हूँ, मैं गज़ल, गीत, भजन, बॉलीवुड भी गाती हूँ। मतलब मल्टी टैलेंटेड है। नहीं पता नहीं, टैलेंट का तो पता नहीं, मगर गाती हूँ। तो जो दोनों तरह की स्टेज मैंने देखी है, मगर बॉलीवुड का जो है उसमें पैसा मिलता है, अच्छा खासा मिलता है, लेकिन शास्त्रीय के जो स्टेजेस, मंच है, उसमें जो संतोष मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। जितना मान सम्मान यहाँ मिलता है वो नहीं मिलता। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो वहाँ से पैसा मिला वो मैंने शास्त्रीय संगीत की किसी संस्था में दे दिया, ऐसा कुछ किया। तो क्योंकि वो मैं अपने पास नहीं रखती, जो भी संगीत से एक्स्ट्रा मुझे इनकम होता है वो मैं नहीं रखती हूँ। सो मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? शुरुआत आपको याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम कहाँ परफॉर्म किया था, ऐसा कुछ याद है आपको? हाँ, शुरुआत तो मैंने अपने घर पे, जहाँ मेरा घर था DLW रेलवे में, मेरे फादर जो हैं रेलवे में थे, तो वहीं के संगीत संस्थान जहाँ मैं सीखती थी, वहाँ मुझे याद है मैंने बागेश्वरी गाया था, तो वहाँ से शुरुआत हुई है मेरी। मैम, आपने बॉलीवुड के बारे में भी बातें की, और बॉलीवुड के गाने हमारे लिसनर्स भी सुनते हैं, तो कोई भी गाना 1-2 मिनट आप चाहें तो, कुछ भी, कोई भी आपका फेवरेट हो या जो भी आप अक्सर परफॉर्म करते हो। लता जी तो सबकी प्रेरणा है। बिल्कुल। उनकी एक जो गीत है बहुत पॉपुलर जी, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी पहचान है, गर याद रहे
एक टाइम के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं लता जी को तो नहीं सुन रहा, ऐसा कुछ मतलब सुनने को मिला अभी, और मन तो कर रहा था कि और सुनते रहें, लेकिन अगर गाना अभी मैम से सुनवाएंगे तो बातें आगे कैसे कंटिन्यू रहेंगी। तो मैम इतना अच्छा आप ये गाते हैं, तो इसी गाने की डिमांड क्या सबसे ज्यादा होती है अक्सर शोज में आपके? हाँ होती तो है, लेकिन कई सारी बातें हैं, इस वजह से मैंने अपने आप को क्लासिकल में ही ढाल दिया है। होता है तो मैं मना नहीं करती हूँ, देखती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर लगता है कि स्टैंडर्ड वाला स्टेज है तो करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बातें शादी हम आपसे कर ही रहे हैं और सिंगिंग भी हमने आपकी सुन ली। हम अब आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, रियलिटी शोज हैं आजकल इतने सारे, क्या आपने कभी उनमें ट्राई किया जाने का, सोचा है कभी, या दिया है या नहीं दिया है वहाँ पर ऑडिशन? प्लीज हमारे साथ कुछ साझा करें। हाँ, अब आज से 20-22 साल पहले जब बच्चे जो यंग होते हैं तो उनमें बहुत जोश होता है और उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है, लोग तो हाथों हाथ लेंगे। और लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं, आप में टैलेंट सिर्फ टैलेंट होने से नहीं होता है। तो मैं भी गई थी कुछ रियलिटी शोज़ में, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया था, तो लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जो ये सब पूरा व्यावसायिक है, ये सब कुछ ठीक है, आप जाते हैं, इसका मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं इसके लिए कुछ अलग नहीं बोलना चाहती। बहुत अच्छे अच्छे आज भी मैं देखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे आते हैं और गाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सारे बच्चे ही लाइमलाइट में नहीं आ पाते, बाकी बच्चों का क्या होता है, ये एक प्रश्न है। उन पार्टिसिपेंट्स में से मैं भी एक हूँ कि प्रतिभा होते हुए भी और रियाज होते हुए भी हमें पूछा नहीं जाता। शास्त्रीय संगीत में कुछ हो ना हो, आपको 25-30 मिनट का स्टेज मिलता है और पूरी जितनी भी दृष्टि है, चाहे 10 ही लोग हैं, आपको ही देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं पूरी और पूरे मन से सुन रहे हैं, जो लोग उसकी इज्जत करते हैं उस संगीत की। लेकिन इस ग्लैमर वर्ल्ड में जब बच्चे आ जाते हैं, जब सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या गाती हूँ, और वो सोचते हैं मैं बस रातों रात चमक जाऊँगी, ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत दुखद हो जाता है, क्योंकि संगीत खाली मज़े लेने का विषय नहीं है या आनंद का या व्यवसाय का विषय नहीं है। संगीत हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है, और ये जो 1-2 मिनट का आपने गाना सुना, इसके पीछे भी बहुत रियाज, बहुत चिंतन मनन लगा हुआ है, चाहे वो फिल्में ही क्यों ना हो। तो लता जी के तो कहानी सभी जानते हैं, जीवन सब कुछ सबको पता है। तो ये जो उनकी बारीकी जो उनके गले में आई है, उनके गले में जो वो सिर्फ टैलेंट से नहीं आई, उनकी साधना से आई है। तो बच्चे आजकल साधना छोड़ के उस दिशा में ना भागे, बस ये मैंने भी यही किया। मैंने फिर समझ लिया कि जो है जीवन को सही दिशा देनी है। आजकल रियलिटी शोज के अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की बातें करें तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक आजकल बहुत आगे चल चुका है। आजकल कोई किसी के भरोसे नहीं रहा कि हम बॉलीवुड में काम करें या हम किसी इंडस्ट्री के साथ काम करें, किसी म्यूजिशियन के साथ काम करें। आजकल लोग खुद से भी कुछ भी बनाते हैं और आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि वहां से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको ये कितना बेनिफिट वाला लगता है, कितना फायदे वाला लगता है ये सब? मैंने भी अपने 2 म्यूजिक वीडियोस किया है शेयर अपने यूट्यूब चैनल में, और अच्छा रिस्पांस आया है। एक नारी शक्ति है एक सॉन्ग, तो अगर आप सर्च करेंगे सुनिएगा उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे व्यूज़ हैं और लाइक्स हैं उसमें। और शास्त्रीय संगीत से जुड़ा एक 10 थाटों की एक थाट माला मैंने बनाई है, राग माला है वो। तो क्योंकि पता नहीं वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना नारी शक्ति हुआ है, तो खैर उसके भी व्यूज़ अच्छे हैं। और क्योंकि वो संगीत वो व्यावसायिकता से हट के है, उसको कुछ इनोवेटिव करना चाहा मैंने और मेरे बच्चों ने मिलके उसको किया है, तो हम भी कोशिश करते हैं लोगों में। बिल्कुल, और ये कोशिश ऐसे ही आपकी जारी रहे, ये हम चाहेंगे, क्योंकि ऐसा संगीत खोना नहीं चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए कहीं पर, और लोगों के बीच बना रहना चाहिए। ये सारी बातें आज आपसे की मैम, और इन सभी के साथ ही साथ फिलहाल वक्त तो चला है हमारा स्टूडियो से चलने का, बट जाते जाते हम कहना चाहेंगे आपसे कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को कोई एक अच्छा सा प्यारा संदेश जो भी आप देना चाहें वो देकर जरूर जाएं। लिसनर्स को और संगीत के विद्यार्थी दोनों को ही मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसको थोड़ा सा अपनाएं, उस पर भी ध्यान दें, और अगर आप में टैलेंट है
तो आप दूसरे भी जो गज़ल भजन गीत सब गा सकते हैं, लोकगीत गा सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से गा सकते हैं अगर आपने शास्त्रीय संगीत में मेहनत कर ली तो, क्योंकि ये अथाह सागर है, उसका था नहीं मिलता। और श्रोता भी, अगर आप गायक गायिका नहीं बन सकते, वादक नहीं बन सकते, श्रोता बनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट फॉर मासेस, इट्स फॉर क्लासेस। ये सभी जानते हैं, लेकिन सभी क्लासेस में सभी शामिल हो सकते हैं, उसका भी रियाज होता है। शास्त्रीय संगीत सुनते 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 अच्छा लगने लगता है, एक पॉइंट में आप समझने लगते हो कि हाँ इसमें ये बात है, ये बात नहीं, क्या बात अपील कर रही है। तो शास्त्रीय संगीत पे थोड़ा ध्यान दें, सुने और ज़्यादा सुने, रियाज भी करें, जो विद्यार्थी हैं वो रियाज भी करें, उसकी जो बारीकी है इसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये होना ही चाहिए। शास्त्रीय संगीत अपने भारत की एक बड़ी मतलब जो अमूल्य धरोहर है वो चीज़ है, तो इसको लिसनर्स भी इसके बढ़ें और जो संगीत में अभी हैं वो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, इस पर भी थोड़ा सा काम करें और शास्त्रीय संगीत को आगे लेकर जाएं। खैर ये तो थी मैम की बातें, लेकिन इसी के साथ ही साथ मैं भी आपसे कुछ बातें हर बार कहकर जाता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए, घर से निकलते हैं जब भी टू व्हीलर से तो प्लीज़ हेलमेट लगाया कीजिए, फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए और बस अपने चेहरे की स्माइल को बरकरार रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।